बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फ़राह और मैं हमजा। खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। मैं बहुत खुश हूँ फ़राह। हाँ, मुझे मालूम है कि आप क्यों खुश हैं। तो आपको कैसे मालूम है कि मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि अभी मैं आपसे यही बातें कर रही थी ना कि खुश, और ये खुशी की बात है। खुशी की बात। कल एक इंडेक्स सामने आया है और ये इंडेक्स जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इसे कह सकते हैं 2020, जिसमें साउथ एशिया के जितने ममालिक हैं उनका तकाबली जायजा जो है वो लिया गया। अच्छा, वैसे देखें हैरत की बात यह है कि 2020 में भी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स मौजूद है, वरना कहा जा रहा था जो 2020 का साल है ना, ऐसा तो साल आया ही नहीं है। और ये सही बात है, आपने देखा है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा और मैंने तो अपने बुजुर्गों से भी पूछा, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई साल नहीं देखा जिसमें हर तरह की मुश्किल और परेशानी आई। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन तमाम मुश्किलात, परेशानियों, पेंडेमिक्स, महंगाई, हर तरह के मामलों के बावजूद पाकिस्तानी जो हैं वो खुश अक़वाम मेरी तरह जो है ना वो स्माइल देते रहे हैं इस पूरे 2020 में। अगर आप इजाज़त दें तो नंबर्स में बता दूँ आपको, फिर अंदाज़ा हो जाएगा। पाकिस्तान का जो है वो 66वां नंबर है और इंडिया जो है 144, इसी तरह से अफगानिस्तान 153, नेपाल 92, बांग्लादेश 107, श्रीलंका 130, मालदीव जो है 87वां नंबर। अपने खित्ते में सबसे ज़्यादा खुश कौम हम हैं। हाँ, और हम खुश रहे हैं इसमें। और देखें इस पेंडेमिक में भी जिस तरह हमने मुकाबला किया उस तरह किसी ने मुकाबला नहीं किया। सही, एक बहुत बड़ी वजह होती है ना कि जब आप खुश होते हैं, मुतमईन होते हैं और जैसे कहते हैं ना शाकिर होते हैं, जो भी आपकी सूरत हाल हो ना उस पर कनात, सब्र, ये दो ऐसे अल्लाह ताला ने हमें गुर बताए हैं, या अल्लाह ताला ने हमें अहकामात दिए हैं। जो लोग इस पे काने हो जाते हैं ना, जो लोग इसके ऊपर कायम हो जाते हैं, उन्हें पे टेंशन नहीं होती। आज एक और अहम दिन भी है ना जो जुड़ता है थोड़ा सा इससे, वो है वर्ल्ड स्ट्रोक डे। दुनिया में जहनी अमराज जो है और उसके साथ साथ इस तरह की जो स्ट्रोक है इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक जहाँ तक हमारी फिजिकल कंडीशन से है ना हमजा, कि अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर है, अगर हमें डायबिटीज़ है, अगर हमें जो है कोलेस्ट्रॉल है, तो फिर मतलब ये है कि हमारे अंदर टेंडेंसी ज़्यादा होगी कि हमें इस तरह के अटैक्स हो सके, खुदा न खास्ता, जिसकी वजह से मफलूज होने का खतरा। मेंटल हेल्थ से भी कितना ताल्लुक है? बहुत ताल्लुक है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका दिल की धड़कन भी तेज़ हो सकती है। स्ट्रेस आपको लॉन्गर टर्म में बहुत सारे अमराज इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज़, इंक्लूडिंग डायबिटीज़, इंक्लूडिंग हाई ब्लड प्रेशर का शिकार कर सकता है। सो स्ट्रेस को लाइट नहीं लेना, इसको और पाकिस्तानियों की तरह हैप्पी रहना है और कोशिश करनी है हमने कि जो भी हालात हों कम से कम उनका मुकाबला करें और हंसते हुए उन मुकाबलों को करते चले जाएं और खुश रहें। और ये हुक्म भी याद रखना है कि मुसीबत में घबराया नहीं करते और मायूस जो है, मायूसी कुफ्र है, ये वो फरमान है जो कि हमारे सामने रहना चाहिए। कोई भी सिचुएशन हो, मायूस होना जो है वो कुफ्र है, वो गलत है। तो अब खुशी खुशी चलते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब। कौमी असेंबली के इजलास में हंगामा, आगा रफ़ीउल्लाह के एहतजाज पर डिप्टी स्पीकर सिखपा सार्जेंट एट आर्म्स को उन्हें बाहर निकालने की रूलिंग दे दी। ऑपोजिशन नो नो के नारे लगाती रही। कोरोना की नई लहर ने खतरे की घंटी बजा दी। मास्क पहनना लाजमी करार। मुल्क में मार्केट्स, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स रात 10 बजे बंद करने का फैसला। नामने को सैर पे जाएं तो होशियार रहें। मारगला के जंगल से निकलकर तेंदुआ सड़क पर चहलकदमी कर रहा है। वाइल्ड लाइफ हुकाम की हाइकर्स को मगरिब से पहले इलाके से निकलने की हिदायत। जी तो जनाब, सबसे पहले तो बात करेंगे जो कौमी असम्बली में हंगामा आराई हुई है गुज़श्ता रोज़ इजलास में। उस वक्त माहौल बहुत ही ज़्यादा कशीदा हो गया जब डिप्टी स्पीकर ने पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफ़ीउल्लाह को हंगामा आराई पर ऐवान से बाहर निकलने का हुक्म दे दिया। अजीब गरीब सी सिचुएशन थी कौमी असम्बली की, जो कि अब हम लोगों के लिए जैसे ना एक वतीरा बनती जा रही है। और इस मौके पर पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ ने अपनी पार्टी रहनुमा के रवैये पर माजरत भी की है। उसके उन्होंने क्या कहा, क्या हुआ वहाँ पर, ये हम आपको दिखाते हैं। आराम से बैठे आप, नहीं बैठते, इनको यहाँ से निकाला जाए। आज के दिन पूरे दिन आज इनको यहाँ से निकाला जाए। आप निकले यहाँ से, आप पूरे यहाँ पे आजा नहीं आप बैठ सकते हो, आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते। अच्छा, राजा परवेज़ अशरफ इसके बाद जब ये सारा मामला गर्म हुआ, उनको माइक मिला, उन्होंने खड़े होकर माजरत भी की। उन्होंने किस तरह से माजरत की, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने वो माजरत कबूल नहीं की।
जाना गुजारिश करूंगा, ये जो कुछ भी हुआ है इस पर मुझे अफसोस है, ऐसे नहीं होना चाहिए हाउस में, और आई अपोलोजाइज। प्लीज आप मेहरबानी फरमाकर अपनी रूलिंग वापस ले। बिल्कुल सही। हुकूमती रुकन अली मोहम्मद खान भी डिप्टी स्पीकर के फैसले के दिफा में सामने आ गए। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि उसको ऑब्जर्व किया जाए, जो चेयर ने रूलिंग दी है आप उस पर अमल करें, और आप हमारे भाई हैं, हमारी कोई आपसे जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाउस रूल के मुताबिक चलेगा, हाउस आइन के मुताबिक चलेगा, हाउस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेगा, कोई आइन से मुबर्रा नहीं, कोई रूल से मुबर्रा नहीं। अगर रफीउल्लाह साहब जो चेयर की रूलिंग है उसकी रिस्पेक्ट करें, और उसके बाद इंशाल्लाह आप वापस इसी हाउस के मेंबर आप आ जाएंगे, लेकिन जो चेयर की डायरेक्शन है उसको प्लीज रिस्पेक्ट करें। जी, तो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी और फिर हुकूमती अरकान मुतालबा कर रहे थे, जिस पर आगा रफ़ीउल्लाह साहब को बिल आखिर ऐवान से बाहर जाना ही पड़ा। ताहम वो कुछ देर बाद वापस आ गए थे। कासिम सूरी ने भी यही कहा था कि अब आप एक दफ़ा बाहर ज़रूर जाएंगे, सारा फिर वापस हुआ क्या, इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफ़ीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगा रफ़ीउल्लाह साहब, फरमाइएगा क्या बात हुई थी जिस पर मामला इस दर्जे बढ़ गया, किसकी गलती थी, क्या मसला क्या था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सुबह बखैर आप सब लोगों को, पूरे व्यूअर्स को, आपके सुनने वालों को। देखें, ये ऐसा है कि पार्लियामेंट एक बुक छापती है, ये हमें पार्लियामेंट कौमी असम्बली की सेक्रेटरीट देती है। आज के दिन भी जो बुक छापी है उसमें भी पहला क्वेश्चन मेरा है। आज जो इजलास होगा उसमें भी पहला क्वेश्चन मेरा है, इसमें भी पहला क्वेश्चन मेरा था। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो 38 स्पीकर साहब को चाहिए था कि वो मुझे कॉल करते कि जी आपका क्वेश्चन नंबर ये है। मेरे क्वेश्चन को वो स्किप कर गए, या जानबूझ के या गलतफहमी से। मैंने वहाँ से आवाज़ दी कि सर ये क्वेश्चन आप जो है शाजिया मरी साहिबा का जो ले रहे हैं, उससे पहले मेरा क्वेश्चन है, तो आप काइंडली शायद आप मिस कर गए। वो जो मैं उनके पास करीब गया, तो चूंकि मादरी लैंग्वेज उनकी भी पश्तो है, तो मुझे उन्होंने पश्तो में कहा कि आप उसको छोड़ दो। मैंने बोला कैसे छोड़ दूँ, ये मेरा प्रिविलेज है और ये इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये बारहा पिछले भी कई इजलासों से मुखर होता हुआ आ रहा है। तो आप काइंडली, ये मेरा हक है, आप मुझे क्वेश्चन दें। जिस पर बहस बढ़ती गई और नौबत यहाँ तक आई कि वो पर्सनल हो गए और उन्होंने मुझे कहा कि आप हाउस से बाहर चले जाएं, जो कि उनका प्रिविलेज है, लेकिन ये अख्तियार रूल ने उनको दिया है। लेकिन ये चेयर होते हैं, जब चेयर बाइस हो जाए, जब चेयर आपसे जाती नोयत पर इस तरह की चीज़ों पे आ जाए, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल है। क्योंकि आप ये देखें ना, यही स्पीकर साहब है हमारे कासिम सूरी साहब, इनका मुख्तलिफ केसों का चलना, और ये सवाल जो है ये कुछ इस तरह का है कि इनकी मजबूरी है कि ये गवर्नमेंट को सपोर्ट मजबूरी है। अगर रफीउल्लाह साहब ये हमें यहाँ पर बता दीजिएगा कि हमने अक्सर ये देखा, जी हमने अक्सर ये देखा, अवाम भी ये देखते हैं कि जिस वक्त डेप्यूटी स्पीकर की नशिस्त पर आकर बैठते हैं तो उस वक्त ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रही होती है, उनको माइक नहीं मिल रहा होता। कल ऐसा ही हुआ जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ साहब उस वक्त खड़े हुए और उन्होंने आपकी जानिब से भी माजरत कर ली। क्या आपने भी बाद में माजरत की तो मामला हल हुआ? इसलिए उन्होंने अपोलोजाइज किया कि डिप्टी स्पीकर ने उनसे कहा कि आगा रफीउल्लाह ने मुझे गाली दी है। तो उन्होंने अपोलोजाइज किया, उन्होंने कहा कि ये गलत बात है। फिर वो मेरे पास आए, मैंने उनसे कहा कि ये डिप्टी स्पीकर हलफ दे दे कि मैंने गाली दी है, तो भी मैं तमाम हर किस्म की बात के लिए तैयार हूँ। या डिप्टी स्पीकर और मेरे बीच में दो और लोग थे जो पार्लियामेंट के स्टाफ हैं, जो पार्लियामेंट के यहाँ पर जो अच्छे खासे ग्रेड में वहाँ पर अरसे दराज से वहाँ काम कर रहे हैं। मैंने बोला वो हलफ दे दें कि मैंने कोई भी अखलाक से गिरी हुई बात की हो, कोई भी ऐसी बिलो द बेल्ट बात की हो, तो मैं राजी हूँ। तो उस पर फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने उनसे कहा भी कि देखिए आपने मुझसे गलत बयानी की। बिल्कुल सही। अच्छा सर, सवाल तो ये कि सवाल वो क्या है,
और क्या कोई मतलब पर्सनल इशू चल रहा है जिसकी तरफ आपने इशारा किया? क्या वजह है कि आपको जो है वो इतना और आपको शर्मिंदगी का एहसास हुआ? मतलब ठीक है, आपका पॉइंट शायद सही हो, लेकिन ऐवान का जो माहौल बन गया था, जिस तरह से गाली गलोच और जिस तरह से एक सूरत हाल पैदा हो जाती है, आपको नहीं लगता कि ये सूटेबल नहीं है, डिग्निटी के खिलाफ है उस फोरम की? बिल्कुल, ये आपने 100% कहा कि अवाम, 22 करोड़ अवाम हमें मुंतखब इस चीज़ के लिए नहीं भेजती, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा जो है वो इतना ज़रूरी था कि ये क्वेश्चन मैंने उस टाइम आसिफ सलीम बाजवा साहब इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने, और जब तक उनका इस्तीफा कबूल नहीं हुआ था, ये उस वक्त का मेरा क्वेश्चन था। और उसमें देखें ये लिखा हुआ है कि वजीर आजम के तमाम मुशीरों और खुसूसी जो मावेन खुसूसी हैं उनके टैक्स के गोशवारे जमा करवाएं नहीं करवाएं और कितने कराएं, इस तरह का क्वेश्चन था। ये डिले पे डिले करते जा रहे, बिल्कुल डिले हो रहा था। अगर रफीउल्लाह साहब ये बता दीजिएगा, आपको एतराज है, यानी कि पीपल्स पार्टी को एतराज होता है, खास तौर पर जब कासिम सूरी साहब आकर ये नशिस्त संभालते हैं और जो हमारे स्पीकर हैं उनसे भी एतराज रहता है। ख्वाजा आसिफ साहब का हमने देखा, वो भी 2 दिन पहले डायस के सामने चले गए थे। तो आपके पास तो हल है, ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाए, तरीके अदम एतमाद लेके आए और स्पीकर तब्दील करवाकर, आप लोगों के पास नंबर्स भी हैं, अपना स्पीकर बनवा लें। देखें ये तो पूरी पीडीएम कह रही है कि इस टाइम जो है पार्लियामेंट जो है वो एक जमहूरी निज़ाम से चल ही नहीं रही है। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इसमें कोई हार नहीं समझता कि आप देख लें जब हमने नो कॉन्फिडेंस जब सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ आया तो क्या हुआ, और फिर उसके बाद जब सेनेट के वो हुआ तो मरहूम आसिल खान बजिंजो ने क्या कहा। तो अब ये एक लंबी बहस चली जाएगी। यहाँ पर आपको मैं क्या बताऊँ, मैं तो मतलब एज ए पॉलिटिकल वर्कर हम तो बहुत तंग आ चुके हैं। मतलब इस किस्म की एनवायरनमेंट हमने कभी भी नहीं देखा था, ना सुना था। बिल्कुल ठीक है। अगर रफीउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया आपका, साथ रहे और अपने उस फीलिंग्स का इजहार किया। और अगर बात की जाए ना तो आग दोनों तरफ है बराबर लगी हुई, इसलिए कि कोई भी जो है वो आग बुझने नहीं देता। और ये हुकूमती जिम्मेदारी होती है कि वो माहौल के ऐवान को जो है वर्केबल बनाए, वहाँ पर जो है एक वर्किंग रिलेशनशिप बिल्ट हो। लेकिन हुकूमत भी इस तरह की कोशिश करती दिखाई नहीं देती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को फिर निशाने पर रख लिया। कहते हैं कि सारे जेब कुतरे स्टेज पर खड़े होकर इकट्ठे हो गए हैं और ऐसा वज़ीर आज़म ने आ गया है जो ब्लैकमेल नहीं होगा, एहतसाब करेगा। हाँ जी, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये इसलिए इकट्ठे हुए कि इन्हें डर है, सब ने जेलों में जाना है, मुल्क के लिए फैसला कुन वक्त है। लोग पूछते हैं कि 26 महीने हो गए, नया पाकिस्तान कहाँ है? यही एक सवाल है जो बार बार होता है। 90 रोज़ कहा गया था वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। वो कहते हैं कि उन्हें समझा कर थक गया हूँ कि बटन दबाने से नया पाकिस्तान नहीं बन जाएगा। अपोजिशन भी तो यही बातें कर रही है ना कि गेंद जो है महंगाई की वो तो इस वक्त ग्राउंड से बाहर है और उस पर काबू नहीं पाया जा सक रहा। लेकिन अपोजिशन और हुकूमत के वर्किंग रिलेशंस नहीं बन पा रहे हैं। जब भी हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने होते या अलग से भी हों तो भी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियों का, एक दूसरे के बारे में मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज अलकाबात का इस्तेमाल जो है वो जारी रहता है। फ़र्क ऐसी है जैसे अभी हम वो बात कर रहे थे, हमने वज़ीर आज़म की वो बात भी सुनाएंगे जो उन्होंने कही, और कोरोना की बात शुरू हो गई। इसलिए जो भी तकरीब होती है, जिस हवाले से भी तकरीब होती है, वज़ीर आज़म उसमें अपोजिशन को नहीं भूलते हैं। वो उधर अपोजिशन की बात ज़रूर करते हैं। पहले एनआरओ का जिक्र होता रहा और अब वो फिर यही कह रहे हैं कि ये लोग तो मुझसे रिलीफ मांग रहे हैं, और अपोजिशन आती कहती कि भाई आपको अब चाहिए और अब हम आपको जो है रिलीफ नहीं देने लगे। और साथ ही पीपल्स पार्टी से इस वक्त फरा जो है ना, वो कहती हैं कि एक पार्टी है जिसकी समत बिल्कुल दुरुस्त है, लाइन एंड लेंथ बिल्कुल सही है, वो है पीपल्स पार्टी। और आप देखें बिलावल भी वहां पर जाके जीबी इलेक्शन की जो कैंपेन कर रहे हैं वो कैसे एक ही पार्टी है जिसने वहां पर इलेक्शन जो है वो लड़ना है। बाकी पार्टीज जो है उनको तो कोई दिलचस्पी नहीं है कि वहां पे इलेक्शंस में हमने भी कैंडिडेट्स उतारे हुए हैं, हमने भी उनको सपोर्ट करना है। लेकिन बिलावल भुट्टो को इस वक्त जो है लग रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है वो सिर्फ उनकी जमात के लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है, वही वहाँ पे इंतखाबी जलसे कर रहे हैं। और मुझे ना ये बड़ी क्यूट लगती है सारी सूरत हाल, इसलिए कि हाँ जब ये गर्मा गर्मी चल रही होती है, ये जेब कुतरे हैं, वो कह रहे होते हैं जेब कुतरे तो ये हैं जिन्होंने आवाम के वोट जो है वो चुरा लिए। ऐसे इकबाल साहब का बयान जो कि जवाबी आया था, तो उसके बीच में एक स्टेटमेंट अलग से आती है कि हम गिलगित बल्तिस्तान की दुनिया जो है वो बदलना चाह रहे हैं, यहाँ पर मेजॉरिटी हमें दें, मैंडेट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हो ताकि हम आपकी जो है वो तकदीर बदल सके। तो वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी आता है। अफसोस
की बात यह है कि वो ऐवान जो सबसे मुक़द्दस ऐवान है हमारे मुल्क का, हमारे आइन के मुताबिक, उस ऐवान के अंदर लाखों रुपए खर्च करके ये इजलास होते हैं और वहाँ पर अब सिर्फ ज़ाती बातें की जा रही हैं, अवाम के मसाइल का जिक्र नहीं किया जा रहा। ऐसा नहीं है कि अवाम ने ये मौक़िफ़ बाय नहीं किया या इस मौक़िफ़ को समझा नहीं कि हाँ मुल्क की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन जब 2.25 साल के अंदर रिकवरीज नहीं हो रही हैं, महंगाई कम नहीं हो रही है, तो अब अवाम परेशान है और अवाम इसीलिए फिर अब क्वेश्चन करते हैं कि क्या वो जो करप्शन हो रही थी वो अभी भी हो रही है। ये वाले सवाल अब उठना शुरू। छोटे गोश्त का रेट क्या है? क्या रेट है फरह? आप बताएं ना। अच्छा, मुझे नहीं पता। नहीं पता है ना। 1050 रुपए पिछले दिनों था और अब उसमें इजाफा हुआ है, अब वो 1200 और 1300 रुपए के करीब है। अब आप मुझे बताएं कि एक गरीब आदमी जो है वो कितना क्या अफोर्ड करता होगा? क्या वो जिंदगी में सोच सकता है? छोटे गोश्त तो सोच भी नहीं रहा ना। हाँ। देखिए गरीब आदमी तो छोटे गोश्त का रेट ही नहीं पता, छोटा आदमी तो सोच ही नहीं रहा है, उसके ऊपर फरा सोच रहे हैं। बच्चों को भी ग़िज़ाइयत चाहिए, उसके बच्चों को भी सर्दी में सूप्स चाहिए, उसके बच्चे को भी ताकत एनर्जी चाहिए, वो भी अपने बच्चों के लिए चाहता है। ये है वो मसाइल। ये वही स्टंटेड ग्रोथ है जिसके वज़ीर आज़म तस्वीरें दिखा रहे हैं। वही स्टंटेड ग्रोथ है कि मतलब ये वैसे भी जिंदगी, अभी हमने हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की है। आप कैसे खुश रह सकते हैं जब हमारे सामने खड़े हुए कैमरामैन खुश ना हो? हमारी खुशी जो है वो इस कमरे में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, अगर वो खुश होंगे तो हम खुश होंगे। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है ये लैक करता है बदकिस्मती और यही मसला है कि फ़र्क जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। ये वो बातें हैं कि जो हमें समझाई गई थी वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, लेकिन अब मामलात जो हैं वैसे नहीं। और उम्मीद करते हैं कि अब जो वज़ीर आज़म ने दोबारा से नोटिस लिया है, महंगाई कम हो जाएगी इंशाल्लाह। लेट्स टेक अ ब्रेक। अब ब्रेक की तरफ चलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और एक रिक्वेस्ट आपसे हम करेंगे। ये रिक्वेस्ट इस वक्त आपको दुनिया का हर इंसान, WHO, पाकिस्तान के हुकूमत, इंतज़ामिया करते दिखाई दे रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है। हमारे हमसाया ममालिक में ख़तरा बहुत बढ़ गया है, ये बहुत बड़ा ख़तरा है और इस खदशे का इजहार वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में ऐवान इक़बाल में इंसाफ डॉक्टर्स फोरम से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने क्या कहा अभी कुछ देर पहले हम आपको वो सुनवा चुके हैं। आपने सुना कि वज़ीर आज़म ने अपने कंसर्न का इजहार किया। ये दूसरी जो इसकी लहर है, इसके पेश नज़र नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने आज से मुल्क भर में मार्केट्स, दुकानें और शॉपिंग मॉल्स रात 10 बजे बंद करने का फैसला कर लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा है। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लगी है और मास्क पहने बगैर जो है वो निकलना अब किसी को भी उसकी इजाज़त नहीं। अब जुर्म है ये, अब आपको उस पर जुर्माना हो सकता है। तो जिस चीज़ पर जुर्माना हो सकता है यानी कि आप उस जुर्म के मुर्तकब हो रहे हैं। और मुल्क भर में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है और मास्क लाजमी पहने ये हमारे लिए है, गवर्नमेंट के लिए तो है ही नहीं। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। एक तो उनकी जिम्मेदारी है बंद करें, आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम 10 बजे से पहले अगर जाना चाहते हैं तो वहाँ से वापस आ जाएं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक तफरी गाहें जो पार्क्स हैं वो शाम 6 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। हाँ, अब ये मुश्किल काम है जिन लोगों की छुट्टी ज़रा देर से होती है और उन्होंने वॉक शॉक करनी होती है, लेकिन अपना स्केड्यूल उस तरह से एडजस्ट करें। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स, अस्पताल खुले रहेंगे। ये अभी हम अगर अभी भी हम संभल गए और अगर अभी भी हमने SOPs जो हमें बताए जा रहे हैं उस पर अमल दरामद कर लिया तो हम उस बहुत खौफनाक सूरत हाल जिससे हम निकले हैं, जिससे पूरी दुनिया जो है वो फेस कर रही है, बच सकते हैं। और वो ये है कि हमें खुदा न खास्ता किसी ऐसे लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े जहाँ रोज़गार समेत बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी दोबारा से हमारा मुल्क कम अज़ कम मुतहम्मिल नहीं हो सकता है दोबारा से लॉकडाउन का। पूरी दुनिया जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इतना परेशान है, तो हमें ख्याल करना है कि हम इतनी बेहतियाती ना करें कि फिर से हुकूमत को कोई सख्त जो है इकदाम उठाना पड़े। कुछ शहरों की बात की है नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने। उन्होंने कहा है कि मुल्क के 11 बड़े शहर हैं जहाँ कोरोना वबा तेज़ी से फैल रही है। 80% जो केसेस हैं 80% कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद और पेशावर में रिपोर्ट हो रहे हैं। और गुज़िश्ता 24 घंटों से कोरोना से 14 अमवात हो चुकी हैं।
885 नए मरीज सामने आए हैं। सो अल्लाह ना करे कि इनकी तादाद में इजाफा हो। ये महीना ऐसा है कि मेरी बार बार जो निगाह है वो रहमतुल्लिल आलमीन की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं की तरफ जाती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमज़ा एक बहुत खूबसूरत पहलू पता है क्या था, जब छींक आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक कपड़ा था जिसमें आप जो है मतलब उसमें छींकते थे। ये अब देखिए आज हमें साइंस बता रही है कि जब आप छींक मारते हैं या जब आप बात करते हैं तो आपके बुखारात जो हैं वो इस तरह से मौलिक हो जाते हैं। कोरोना जैसे बहुत सारे और वायरसेस और जरासीम मुंतकिल हो सकते हैं दूसरे शख्स को, जिसमें आम जो है वो फ्लू भी हो सकता है। लेकिन आप देखें कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक से किस तरह के अहकामात जो मिलते हैं। सो ये तमाम जो हमें चीज़ें बताई जा रही हैं फॉलो करनी बड़ी ज़रूरी है। और हमें ये भी अब समझना है कि अगर हम पूरी दुनिया में ही ये एहतियात नहीं करेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक हमारे लिए दोबारा खोल दिया गया है। खुदा न खास्ता वो दरवाजे फिर से बंद ना हो जाएं, इसीलिए एहतियात बरत लीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी PMA डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। उनसे जानते हैं कि ख़तरात असल में हैं क्या और हम कितनी जो है बेहतियाती कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बताइएगा कि हमने क्या गलतियाँ की हैं, क्या फिर से केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए बिल्कुल मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जवाब देता हूं कि हमने बहुत गलतियां की हैं। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी की और हमारे जो केसेस थे, नंबर ऑफ केसेस वो कम होने शुरू हो गए थे और बहुत कम, और ये उम्मीद की जा रही थी कि हम पाकिस्तान से कोरोना का खात्मा हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने अल्लाह ताला की इस नेमत पे से फ़ायदा नहीं उठाया और हमने बहुत बेहतियाती खुल के की है। और कुछ हमारे यहाँ से मैसेज भी गलत गया मीडिया पे, सरकारी तौर पे भी, और दूसरे लोगों ने भी ये बताया कि जी कोरोना जो है वो केसेस अल्हम्दुलिल्लाह कम हो गए हैं, खत्म हो रहे हैं। तो लोगों ने ये समझा कि शायद पाकिस्तान से कोरोना का मुकम्मल खात्मा हो चुका है। और फिर लोगों ने फिर हाथ मिलाना शुरू कर दिया, गले मिलना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से ये हुआ कि, और फिर दुकानें भी खुल गई, बाजार खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए, शादी हॉल खुल गए, सब चीजें नॉर्मल की आ गई। तो हर आदमी ने, बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं कहीं भी जाता हूं तो लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर साहब आप मास्क क्यों लगाया हुआ आपने, कोरोना तो खत्म हो गया पाकिस्तान से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसने हमें बहुत खराब किया। और अब 900 से ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड है, जो अनरजिस्टर्ड केसेस है वो इससे भी ज्यादा है। लिहाजा इस वक्त भी, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा, कि हमें अभी भी बहुत एहतियात की जरूरत है। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो ये जो सेकेंड वेव है ये म्यूटेट होने के बाद बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है एंड बहुत ज्यादा लीथल हो सकता है, बहुत ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। तो लिहाजा हमें बहुत इसकी जो SOPs है और 2-3 है उसी पे अमल करने की बहुत डॉक्टर साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में 2 एंगल्स हैं उस पर बात की। मैं उसी के हवाले से मजीद आपसे जानना चाहूंगी। एक आपने म्यूटेशन की बात की, तो ये जो वायरस इस दफ़ा हम फेस कर रहे हैं, क्या ये पिछले वायरस से जिसने हमें इतना मुतासर नहीं किया था फ़र्क है, इसलिए ज़्यादा मुश्किल से डील करना होगा? नंबर 2, सर्दियों का मौसम, पिछली दफ़ा जब कोरोना पाकिस्तान में आया था तो मौसम गर्म होना शुरू हो गया था। अब टेम्परेचर से इसका रिलेशन भी इस्टेब्लिश हो चुका है मुख्तलिफ तहकीकात के नतीजे में। तो सर्द मौसम, कोरोना की दूसरी लहर और म्यूटेशन वायरस में, ये तमाम फैक्टर्स मिलकर आप समझते हैं कि कोई ज़्यादा खतरा है एंड हाउ टू डील विद दैट? जी हाँ, देखिए एक तो ये समझना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि सर्दियों से किसी भी वायरस का कोई सच पर्टिकुलरली कोरोना का वायरस का कोई लेना देना नहीं है। ये ज़रूर है कि जैसे आपने पहले पूछा है कि जो म्यूटेशन के बाद जो है वायरसेस स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। लिहाजा अभी जो सेकेंड वेव है ये उमूमन देखा ये गया है कि दूसरे ममालिक में कि म्यूटेट के बाद जो सेकंड वेव्स आई है वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हुई है। तो लिहाजा हम भी ये समझते हैं कि खुदा न खास्ता हमारे यहाँ भी इसी तरह की सिचुएशन बन सकती है। दूसरी बात ये कि सर्दी में देखें होता क्या है कि सर्दी में जो फेफड़े के मरीज हैं, जो लंग डिजीजेज में लोग मुब्तला हैं, लाइक अस्थमा है या कोई और ऐसी बीमारी में मुब्तला है फेफड़े की, या नाक कान गले की बीमारी, चूंकि मैं नाक कान गले का डॉक्टर हूँ, हमें पता होता है कि ये
नज़लें, जब मौसम चेंज होता है सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी में हम जब आते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं नाक कान गले की, और फिर वो इन्फेक्शन नीचे जाता है और फिर वो चेस्ट को खराब करता है। तो इन हालात में अगर वायरस ज्यादा आसानी से आपको कैप्चर कर सकता है, आप पे हमलावर हो सकता है, तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि इस मौसम के अंदर कोरोना ज्यादा एक्टिव हो सकता है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि सर्दियां आ रही हैं तो इससे बहुत एहतियात। डॉक्टर साहब, एक ये जो परसेप्शन थी कि पाकिस्तानियों की तो जी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, इसलिए शायद कोरोना ने उतना असर नहीं किया है, और पाकिस्तान में तो शायद जो वायरस है वो भी इतना जो है सख्त आया ही नहीं, पाकिस्तानियों को तो मसाइल ही नहीं थे। क्या अभी हमें इस परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है, और ये हम चेंज कैसे करेंगे कि जब सबने ही कह दिया कि भाई इतना कोई मसला नहीं है, जिन लोगों को हो गया उनको भी कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ था? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखा यही गया है कि बहुत से लोग हमारे यहाँ जो जिंदगी गुजारते हैं गुर्बत की लकीर से नीचे गुजारते हैं, और वो तमाम लोगों से मैंने पूछा है, अपनी मासियों से, अपने ड्राइवर से, उनके यहाँ किसी को भी कोरोना का अटैक नहीं हुआ, ना ही वहाँ कोई डेथ हुई है। तो साबित ये करना चाह रहा हूँ मैं कि जो लोग पानी उबाल के नहीं पीते, नलकों से जो जैसे कंटामिनेटेड वाटर होता है, अनसेफ वाटर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अनहाइजेनिक कंडीशन में रह रहे हैं, तो वो लोग बहुत सेफ रहे हैं, ये देखा गया। फिर ये बात होती है कि स्टिल नॉट कंफर्म, बहुत सारी बातें हैं कि इसमें जो हमारे यहाँ BCG का टीका लगता है टीबी के लिए और दूसरी चीजों के लिए, तो वो भी इम्यूनिटी बूस्ट अप करता है। तो इस वजह से हमारे यहाँ जो है वो कंडीशन नहीं डेवलप हुई जो दूसरे ममालिक में हुई, और कुदरत ने हमारा, सबसे पहले कुदरत को हम कहते हैं कि उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। फिर दूसरी बात ये है कि देखिए हम लोग हमें ये जो बीमारी है, ये बीमारी कभी भी जाएगी नहीं, कम से कम इसी तरह से जैसे हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस जब आया था, स्पेनिश फ्लू, वो गया नहीं, अभी तक मौजूद है, और जब आया था तो इसी तरह से लाखों लोग इंतकाल कर गए थे। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है ये समझना है कि जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं वो अपने आप को टार्जन ना समझे, वो इस बीमारी में दोबारा मुब्तला हो सकते हैं और उनके लिए ज्यादा खतरा हो सकता है। तो लिहाजा जिनको ये बीमारी हो चुकी है, मैं पढ़ रही थी बरतानिया की एक रिसर्च जो है उसके मुताबिक इससे जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो भी कोई बहुत लास्टिंग नहीं है, वो भी 2-3 महीने के बाद वो एंटीबॉडीज भी खत्म हो जाती हैं। क्या इस तरह की भी कोई चीज आप समझते हैं कि जिन लोगों को पहले हो चुका है वो भी इस खतरे की जद में रहते हैं कि दोबारा भी हो सकता है उनको? बिल्कुल, और ये रिकॉर्डेड है, WHO का अगर पेज आप खोलेंगे उसमें मिलेगा आपको कि जी दोबारा हो गया है लोगों को और इंतकाल कर गए, पाकिस्तान में भी हुआ है। और हमारे यहाँ एक डॉक्टर्स भी पंजाब में वो ठीक हो गए, उसके बाद 2 महीने के बाद दोबारा उनको बुखार हुआ और तमाम चीजें हुई और एंड ही डाइड, वो डॉक्टर मर गए। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि कोरोना कुछ भी नहीं है, खुदारा अपना और अपने घर वालों का ख्याल करें। जिन लोगों को कोरोना हुआ है उनसे पूछें कि उनके ऊपर क्या बीती है, और जो लोग इंतकाल कर गए उनकी फैमिली से पूछें कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। और वो इस दफा जो कोरोना अभी आया है, अभी देखिए हमारे इस सेकंड वेव में 5 डॉक्टर्स मर चुके हैं पूरे पाकिस्तान में, अब 108 डॉक्टर्स इंतकाल कर गए हैं। तो वो डॉक्टर्स हैं वो किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत नहीं इंतकाल कर गए, तो ये समझ कॉन्स्पिरेसी है, ये गलत है, ये बीमारी है और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। सिंपल सी बात है कि मैं हर दफा कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूं कि ये जो वैक्सीन का आप इंतजार कर रहे हैं, खुदारा वैक्सीन का इंतजार ना करें, वैक्सीन आएगा कैसी होगी, बट द मास्क इज अ वैक्सीन फॉर यू एट द मोमेंट। इस वक्त एहतियात करनी है, एहतियात ही की जा सकती है। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया, आप कोरोना के ऊपर हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। बहुत अपना ख्याल कीजिए। वैसे भी ये जिस चमगादड़ जिनसे कि ये मर्ज फैला है, ये वायरस फैला है कहा जाता है, वो भी समाजी फासला इख्तियार कर लेती है जब वो बीमार होती हैं। तो अगर इन दिनों मामूली सा नज़ला ज़ुकाम भी हो तो ये ना समझिए कि मामूली है और लोगों में फिरते रहें, अपने आप को जो है ज़रूर आपकी जिम्मेदारी है कि लोग आपसे दूर ना भागें, आप खुद को लोगों से दूर कर लें। जैसे मुझे फ्लू हुआ था, आ जाए ना, अच्छा ये जैसे मुझे फ्लू हुआ था, मैंने कोशिश की कि फरा से मैं खुद जो हूँ और मेरी जो बाकी टीम है, मैं कुछ फासला जी नहीं, ये कमाल मेरा था कि मैं हमजा को दूर दूर से वो सलाम करती थी। और अभी अगर मुझे कुछ एक छींक भी आ जाए ना तो हमजा का रिएक्शन होता है
ठीक है, तो ये जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा ना कि जिनको पहले हो चुका है उनको ज़्यादा खतरा है ना, तो फरा ज़्यादा एहतियात की हमें ज़रूरत है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं और एक ऐसा वाक़या पेश आया था फरा, हम उसका तो जिक्र करेंगे ही, लेकिन साथ मामला ये है कि हमारी हिम्मत कितनी है पाकिस्तानियों की। जैसे आपने हैप्पीनेस इंडेक्स हमारे साथ शेयर किया, हौसला बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी। बेशक बेशक। और ये वाक़या जो है, इसके लिए हम बात करने से पहले आपको पेशावर लेकर चलेंगे, इसलिए कि पेशावर की मस्जिद में मंगल के रोज़ सुबह एक जैसे कि सानहा हुआ था, और ये सानहा ये था कि मासूम जो बच्चे नौजवान हमारे हैं उनको निशाना बनाया गया था। इसके बावजूद लोगों का अज़्म हौसला जो है वो पस्त नहीं हुआ। मस्जिद वो साफ़ की गई, वहाँ पे नमाज ज़ोहर अदा की गई। याद रहे कि वाक़या जो है ये सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब पेश आया था, और नमाज ज़ोहर का वक्त जो है 1:30-2 बजे है, और उस वक्त तक वहाँ पे ये सारी तैयारी मुकम्मल करके दोबारा सर सजूद हो गए सब लोग अल्लाह ताला। शहजाद जहांगीर वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी शहजाद बताइए, कहा जा रहा था कि ज़ोहर की नमाज अदा की गई, आज भी फजर की नमाज वहाँ पर अदा की गई है, क्या देख रहे हैं आप? और सफाई कर दी गई थी फौरी तौर पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जामिया ज़ुबैरिया में मौजूद हूँ, दीर कॉलोनी में, जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ बम धमाका हुआ था और धमाके में कई तालिब इल्म शहीद और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। ज़ख्मियों में से अक्सर को जो है अस्पताल से फ़ारग कर दिया गया है। और मैं बताऊँ कि जिस वक्त धमाका हुआ है उसके 4 घंटे बाद यहाँ पर बाकायदा जो है ज़ोहर की अज़ान हुई। अज़ान के बाद जो है इनकी आमद का सिलसिला शुरू हो गया और बाकायदा नमाज बाजमात नमाज अदा की गई, और नमाज अदा करने के बाद जो है दुआ भी की गई उनकी मग़फ़रत के लिए। उसके बाद अब जो है रोज़ाना जो है 5 वक्त की बाकायदा यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है, और वो जो माहौल जो गुज़श्ता रोज़ टेंस माहौल था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है, और यहाँ पर ज़िंदगी जो है मामूल पर आ गई है। यहाँ पर जो तालिब इल्म जो यहाँ पर ज़ेर तालीम थे, उनका कहना है कि जी हम पर हमला किया गया है लेकिन हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। हम जो है अमन का पैगाम देना चाहते हैं, और अमन का पैगाम देने के लिए हमने पहले अज़ान की जैसा मामूल के मुताबिक होती है, और नमाज का सिलसिला हमने जारी रखा हुआ है। और जहाँ तक मदरसे का ताल्लुक है तो यहाँ चूँकि कई तालिब इल्म ज़ख्मी हो गए थे, इस मदरसे में जो है तदरीस का अमल जो है आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है, और जो ही जो है जो तालिब इल्म है वो सेहतियाब होते हैं तो दोबारा जो है अमल शुरू कर दिया जाएगा। और इससे बताऊँ जहाँ पुलिस का ताल्लुक है, इसने यहाँ पर शवाहिद वगैरह इकट्ठे किए हैं और तफ्तीश का अमल जारी है, और जितने भी करीबी इलाके हैं उसमें सर्च ऑपरेशन भी हो रहा है। शहर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर जो है सिक्योरिटी जो है सख्त कर दी गई है। इस तरह मैं पहले बताया कि यहाँ पर इंतहाई जो है पुराना माहौल है, कोई टेंशन नहीं है। बाज़ार जो है वो भी यहाँ पर खुल चुके हैं। सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जून धमाका हुआ है उसके बाद चूँकि हर तरफ वगैरह बिखरा हुआ था और शीशे टूटे हुए थे, लेकिन जो यहाँ पे मुंतज़मीन है उन्होंने पहली फुर्सत में जो है जितने भी खून था दीवारों को भी साफ़ किया और मस्जिद को साफ़ किया, और चंद घंटे बाद ताकि यहाँ पर लोग आके नमाज से पढ़ सकें, वही हुआ कि चंद घंटों बाद यहाँ पर आए और नमाज का सिलसिला जो है शुरू कर दिया। इस वक्त बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मस्जिद साफ़ है, जो गड़ा था मस्जिद को साफ़ कर दिया गया है। हमें शहजाद आगाह कर रहे थे और तदरीसी अमल को रोका गया, लेकिन हमारे दिल जो है वो कभी भी इस जो लोग शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, और हमारा दिल उससे जो जख्मी है वो साफ़ नहीं होगा, और वो याद भी रहना चाहिए ताकि हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कुछ इसी तरह की बातें जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने भी कहीं कल जब उन्होंने विजिट किया है पेशावर में लेडी रेडिंग हॉस्पिटल का, जहाँ पर कि उन्होंने ज़ख्मियों की इयादत की। वो तमाम ज़ख्मी जो कि वहाँ पर थे उन्हें हौसला दिया। उन्होंने बताया कि कौम ने दहशतगर्द नज़रिए को शिकस्त दी है, आज भी मुत्तहिद हैं। 2014 का उन्होंने जिक्र किया जब APS में मासूम बच्चों को टारगेट किया गया था, पेशावर के मदरसे पर हमला इस्लाम दुश्मनी है, ये कहना था आर्मी चीफ का। और दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, ये कहा है आर्मी चीफ ने। और साथ उन्होंने अफ़गान मुहाजिरीन भी ऐसी दुश्मन कुव्वतों से चौकन्ना रहे, उनको भी उन्होंने जो है वहाँ पर ख़बरदार किया। आर्मी चीफ की पेशावर धमाके के ज़ख्मियों की अयादत के मौके पर ये गुफ्तगू थी और वहाँ पर पहुँचे। आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं जब आर्मी चीफ वहाँ पर पहुँचे हैं लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा,
अब और इशू के बारे में बात करेंगे, और अगर आप लाहौर में और पंजाब में हैं तो आप वाकिफ़ होंगे कि जो हम आपसे इस वक्त सूरत हाल कह रहे हैं कि स्मॉग अब नज़र आना शुरू हो गई है। और मुझे तो वो काफ़ी अरसे पहले से ही नज़र आ रही थी, जब बहुत सारे लोग कहते थे नहीं अभी तो नहीं है, तो मैं कहती थी स्मॉग है। अगर आप इस्लामाबाद से लाहौर आएँ तो आपको सांस लेने में फील होता है, आपको सांस लेने में आंखों में अपनी ईचिंग जो है वो फील होना शुरू हो गई है। और ये हुकूमत, पंजाब हुकूमत के लिए एक इकदाम भी उन्होंने उठाया है कि 7 नवंबर से सूबा भर में रिवायती भट्टे बंद करने का फैसला किया है। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी से चलने वाले भट्टा खश्त चलते रहेंगे। ये फैसला वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में किया। हाँ जी, उस्मान बुज़दार ने कहा है कि हर ज़िले में स्मोक कंट्रोल सेंटर भी कायम किया गया है। उन्होंने फैक्ट्रियों में टायर जलाने पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करने का कहा है, उसकी हिदायत की है। वज़ीर आला ने यह कहा कि स्मोक के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत और सिविल सोसाइटी का इश्तराक बेहद ज़रूरी है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपने फसलों की बाक़ियात को नहीं जलाना है। पाबंदी तो लगाई गई है, लेकिन आपने फसलों की बाक़ियात को नहीं जलाना ताकि धुआं जो है वो ना उठे और उससे स्मोक का जो ख़तरा, ख़ासतौर पर लाहौर में सबसे ज़्यादा स्मोक का मसला होता है। हाँ, और बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे ड्राइव करना भी और यहाँ पे सर्वाइव करना भी, दोनों चीज़ें जो है मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पंजाब के 2357 भट्टों में से सिर्फ 593 भट्टे जो हैं वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो सके, जो कि यकीनी तौर पर एक फेलियर है। बिल्कुल, जब इतने अरसे से बात हो रही थी हमजा कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाना चाहिए, तो ये फिर स्मोक का सीज़न आ गया और अभी तक पता चला है कि वो मुकम्मल तौर पर उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। और इसलिए कोरोना की भी बात की गई जी, कोरोना की वजह से हम नहीं कर सके हैं। और आप देखें, जिन्होंने कर लिया उनका कारोबार नहीं रुकेगा, उनको काम करने की इजाज़त दी गई है कि जो 593 ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो चुके हैं, वज़ीर आला पंजाब ने कहा आप अपना काम जारी रखेंगे। जिन्होंने हमारी बात नहीं मानी, अब उनका काम रोका जा रहा है 7 नवंबर से। बिल्कुल सही। सो भट्टा एसोसिएशन के सदर हमारे साथ हैं, इरफान अख्तर साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरफान अख्तर साहब, हुकूमत बहुत अरसे से बात कर रही है और कह रही है कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करें, लेकिन इस पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये क्या, इसकी क्या वजूहात थी? अब भट्टे जो है वो बंद करने पड़े हैं तो नुकसान तो होगा यकीनी तौर पर भट्टा मालिकान को। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे दिया। तो ये जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी है ये बिल्कुल नाकाम है। 593 जो भट्टे इस पे मुंतकिल हुए हैं उसमें से भी कोई 2-4 चल रहे हैं, बाकी सारे वापस आ गए पुरानी टेक्नोलॉजी पे। अगर ये कामयाब होती तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं था, हम इसको करने पे तैयार थे। मेरा भट्टा जिला रावलपिंडी में है, हमारी मार्केट में 4 भट्टे ज़िगज़ैग हुए हैं, जिसमें 2 तो मालिक जो है दिवालिया हो गए हैं, इतना उनका नुकसान हुआ। अच्छा। एक भट्टा जो है वापस मैनुअल पे आ गया और एक भट्टा जो भी वो जंग लड़ रहा है, उसका भी करोड़ों का नुकसान हो चुका है। क्यों, मतलब क्या ऐसा है जो अगर हुकूमत कह रही है कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल करें, तो आपने ये उनके सामने रखा ये पॉइंट कि ये प्रैक्टिकल नहीं है या ये वर्केबल नहीं है सोल्यूशन जो कि आप दे रहे हैं, आप हम पे इन्फोर्स कर रहे हैं, इसके बारे में कोई बातचीत हुई आपकी? हमारी जब भी मीटिंग हुई है महकमा मौलियात से, हमने उनको ये कहा है कि आप हर डिवीजन में एक मॉडल भट्टा हमें लगा कर दें, अगर कामयाब होता है तो हमें कोई इतराज़ नहीं। जिन मालिकों ने भी ये टेक्नोलॉजी अपनाई है उनका करोड़ों का लॉस हो चुका है, लेकिन वो बज़ेद हैं कि नहीं ज़िगज़ैग ही करें, लेकिन ये नहीं चल रहा है। नहीं, लॉस होता है। प्रॉब्लम क्या आती है उस भट्टे में और इस भट्टे में फ़र्क क्या है? क्वालिटी का फ़र्क है या फिर उतनी तादाद में आप जो हैं वो बना नहीं पा रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं? नहीं सर, इसका पूरा जो सिस्टम है वो ही डिफरेंट है। ना हमारे पास इंजीनियर हैं, ना मिस्त्री हैं, ना वो कोला जलाने वाले हैं, कोई हमें कोई बताता नहीं है कि इसको कैसे बनाना है, कैसे चलाना है। एक ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, ये 3 भट्टों का एक भट्टा बनता है, तो इसके लिए लेबर भी बहुत ज़्यादा चाहिए। ये तो फर्ज करें एक काम चलता है करोड़ रुपए में, तो ये 3 में जाके चले। तो हुकूमत की जानिब से कोई सपोर्ट नहीं की जा रही कि अगर इतने मसाइल आ रहे हैं, लागत ज़्यादा हो जाएगी, तो हुकूमत ने कोई ऐसा फंड कायम नहीं किया आप लोगों के लिए जब आप बात भी करते हैं? आपको किसी तरह की टेक्निकल असिस्टेंस दी हो, आपको कोई ऐसे माहिरीन दिए हों जो कि आपको, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि मॉडल भट्टा लगा के दिया हो, या आपको कहा हो कि अच्छा हम आपको बताते हैं कैसे इस टेक्नोलॉजी को या इस पैटर्न पे आना है? जी, इन्होंने पाबंदी के अलावा कोई हमसे दावा नहीं किया, सिर्फ ये कहते हैं कि चलने नहीं देना। इसमें अभी जिला रावलपिंडी में 300 करीब भट्टे,
हर भट्टे में 40 से 50 खानदान काम करता है। आप 4 अफराद एक खानदान के लगा लें तो 60,000 बंदा सिर्फ रावलपिंडी तक बनता है जो बेरोजगार होगा। ये तो बराह रास्त है। आप इससे जो वाबस्ता इंडस्ट्रियाँ, 70 इंडस्ट्रियाँ जो भट्टे के साथ आगे काम करते हैं, सरिये वाले हैं, सीमेंट वाले हैं, आगे लेबरें हैं, घर बनाते हैं, तो ये आप अंदाजा लगा लें कितने लोग बेरोजगार होंगे। बाकी पोठवार रीजन में तो स्मोक का मसला ही नहीं है। हमने इनको ये कहा था कि जिन इलाकों में स्मोक बढ़ती है हम उधर भट्टे बंद करने को तैयार हैं, लेकिन इन्होंने पूरे पंजाब में पाबंदी लगा दी, बाकी सूबे में काम चल रहा है। लेकिन माहौल पे तो असर तो पड़ता आपकी है। तजवीज़ क्या है? मतलब आपने एक तो ये तजवीज़ दी कि जहाँ पे स्मोक है वहाँ पे बंद कर देते हैं, बाकी पंजाब में चलने दें। दूसरी आप कह रहे हैं कि हमें कोई मॉडल भट्टा लगा दें ताकि हम देखें। तीसरा आप कह रहे हैं हमें बताएं तो सही कि ये सारा पैटर्न काम कैसे करता है। इसके अलावा भी कुछ आपने हुकूमत से मुतालबा किया, कोई तजवीज़ सामने रखी? हमारी यही तजवीज़ है कि ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी नाकाम है, हमें आप वक्त दें, हम वहाँ आपको साफ कर देते हैं, अपनी मदद आप कितना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान हमारे साथ मौजूद थे और अपने वैसे ये मसाइल मसला बता रहे आता है। कल हम बात कर रहे थे स्कूल मालिकान से, याद है उन्होंने भी कहा कि 20% कमी का जो लागू हम पे हो गया, लेकिन जिन्होंने हमें देना था आगे मजीद के किराए भी कम करवाएं और बिलों में भी वो हमें नहीं वहाँ पे रिबेट मिला उस तरह से। और एक ब्रेक की जानिब चलेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब हम आपको टॉप स्टोरीज की तरफ लेके चलेंगे। हफीज सेंटर में आतिशज़दी के 11 रोज बाद क्या सूरत हाल है? शो में आज पहली मरतबा इमारत के अंदरूनी मनाजिर दिखाए जाएंगे। तबाह हाल ताजिर मदद के मुंतजर हैं। पंजाब हुकूमत ने मुतासरीन की इमदाद के लिए 2 अरब रुपए का इमदादी पैकेज तैयार कर दिया है। डॉलर 161 रुपए से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में कीमत 160 रुपए 62 पैसे पर आ गई। माहिरीन के मुताबिक मुल्क पर कर्जों का बोझ कम और मईशत पर मुस्बत असरात पड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तौहीन रिसालत और इस्लामोफोबिया के मामले पर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को खत लिख दिया है। वफाकी हुकूमत ने 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक हफ्ता इश्क़ रसूल मनाने का ऐलान कर दिया। हफीज सेंटर ये एक ऐसा तिजारती मरकज़ जहाँ पर करोड़ों रुपए का कारोबार रोज़ाना होता था और बदकिस्मती से 11 रोज़ पहले उसमें खौफनाक आग जो है वो भड़क उठी। आज 11 रोज़ बाद क्या सूरत हाल है? पहली मरतबा हम आपको मनाजिर दिखाने लगे हैं जो इससे पहले आपने किसी भी स्क्रीन पर नहीं देखे हैं। तबाहल ताजिर मदद के मुंतजर हैं। इमारत को शदीद नुकसान पहुँचा है। इन हालात में पंजाब हुकूमत ने मुतासरीन की इमदाद के लिए 2 अरब रुपए का इमदादी पैकेज तैयार कर दिया है। उधर हमने क्या देखा है वो आपको अब दिखाते हैं। इस वक्त नाजरीन हम बदकिस्मत प्लाज़े हफीज़ सेंटर के सामने मौजूद हैं, जिसमें 18 अक्टूबर को इतवार के रोज़ आग लगी और 200 से ज़ायद दुकानें जो हैं वो जलकर खाकिस्तर हो गईं। ताजिर क्या कह रहे हैं? ताजिरों के मसाइल के 10 रोज़ बाद हल हुए नहीं हुए? अंदर दुकानों की सूरत हाल क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। हुकूमत की जानिब से इजाले के लिए जो तखमीना लगाया गया वो 2 अरब रुपए थे। आसान इकसात पर, आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएंगे। क्या उससे ताजिर खुश हैं या नहीं है? ताजिरों से भी आपकी बात कराएंगे। चलते हैं हफीज सेंटर। वो दुकान जहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ था और सबसे पहले आग उस दुकान में लगी थी। अब ये आप देख सकते हैं, ये वो पहली 2 दुकानें हैं जहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ और आग सबसे पहले लगी थी। इधर इतना अंधेरा है कि हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं, हम राख सिर्फ देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है। ये वो दुकान है जहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ और इधर आग लगी थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग की शिद्दत क्या थी कि आप देखें तो यहाँ पर कुछ आपको नज़र नहीं आएगा और जितना सामान इस दुकान में मौजूद था वो सब ज़ाया हो गया। ये होलसेल की एक बहुत बड़ी दुकान है, हम यहाँ पर मौजूद हैं और यकीन करें नीचे पाँव रखते हुए बहुत देखना पड़ रहा है कि शीशे हैं, करचियाँ हैं और जो सारा सामान है वो जल चुका है। और इस वक्त यहाँ पर वो दुकानदार भी मौजूद हैं और कुछ चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि जो ये इकट्ठे कर रहे हो, लेकिन दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये सब कुछ तो इधर जल गया, आप क्या इधर इकट्ठा कर रहे हैं? स्क्रैप वगैरह इकट्ठा करवा रहे हैं जो ये मतलब
ओके चीज़ें थी, सारा कुछ जल गया। ये सब कीबोर्ड्स देख सकते हैं जो बिल्कुल जल चुके हुए हैं। यहाँ पर हमें लैपटॉप नज़र आ रहे हैं जिनको बोरियों में जो है डाला गया है। ये सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर हम लैपटॉप्स देख सकते हैं जो जल गए हैं, और ये हालत हो गई है। बिल्कुल न्यू लैपटॉप हैं जिनकी ये हालत है, और ये आप जितनी यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर लैपटॉप ही अंदर डाले गए हैं। और इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो इस वक्त अपनी हालत में, असल हालत में या फिर स्क्रैप के तौर पर मौजूद है, तो उसको इकट्ठा कर लिया। कुछ दुकानदार हैं वो काम कर रहे हैं और उनकी दुकानें जो हैं मुकम्मल तौर पर जल गई हैं। अब बार बार ये कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जिस दुकान पर नज़र पड़ रही है इस हिस्से में, जो फ्रंट का हिस्सा है, यही हालत है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि जी इतने दिन हो गए, अभी यहाँ पर क्या इकट्ठा किया जा रहा है? उसमें जो अपना थोड़ा बहुत बचा है वही निकाल रहे हैं, बल्कि बचा कुछ भी नहीं है, राख इकट्ठी हो रही सिर्फ। तो आपकी किसी ने कोई मदद की है अभी तक? आपको वो 2 अरब का एक पैकेज है, कर्जे दिए जाएंगे, आप उससे मुतमईन हैं? नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल कर्जा मिले, सिर्फ इसी कागजी कार्रवाई भी होगी। तो आपसे किसी ने मुलाकात की है, आपके दिलजोई की है? किसी ने नहीं, हुकूमत का कोई बंदा नहीं आया। अब हम 4th फ्लोर पर मौजूद हैं और इस फ्लोर को मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ किया गया है LDA की जानिब से। इसको आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बंद कर दिया गया है क्योंकि इस एरिए को गैर महफूज करार दिया गया और हसास करार दिया गया। LDA के एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि रास्ते को बंद किया हुआ है, इस 4th फ्लोर को क्यों बंद किया गया और ये यहाँ पर क्या ड्यूटी दे रहे हैं। जी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर और ये क्यों लगा रखे हैं? इधर एक दुकान है 14 नंबर, वो ना ऊपर से लेंटर का झुकाव आया हुआ है और वो ख़तरनाक है, डेंजरस है। 14 नंबर दुकान है, 4th फ्लोर है ये, और यहाँ पे इस वजह से ना कि कोई वाइब्रेशन करता है, कोई थोड़ा चलाता है तो ख़तरनाक है। इसके लिए ये सील किया गया है कि ये यहाँ पे लोग ना जाए। ये आप देख सकते हैं कि लोग अपना सामान यहाँ से मुंतकिल कर रहे हैं, लोड किया जा रहा है। बाहर हम देख सकते हैं कि ट्रक भी मौजूद है वहाँ पर। ये दुकानों वाले जिनको अभी दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, वो यहाँ से अपना सामान लोड करके दूसरी जगह पर, कहीं घर में, कहीं वेयर हाउस में, किसी जगह पर मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इतने क्यों परेशान हैं कि जिस वक्त आपकी तो माशाल्लाह दुकान हम देख सकते हैं अभी भी सारे सिस्टम अंदर ही पड़े हुए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये अल्लाह का शुक्र है जी, ये पोर्शन, ये जितना भी हिस्सा था ये इस आफत से महफूज रहा है। हमारे जो जितने भी जो उनसे कारोबारी रिलेटेड लोग थे उनका नुकसान बहुत ज़्यादा, जिसका हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। सेकेंडली ये है कि इस पोर्शन को कम से कम जो बच गया है इसको जो है ना जल्द से जल्द दूसरे हिस्सों के साथ जो है ना इसको खुलना बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो बंद होने की वजह से कितना नुकसान हो रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर देखा जाए कि जो दुकानें खुल सकती हैं वो कितना नुकसान? सर ये करोड़ों में है ये नुकसान। ये नहीं, इसमें डिपेंडिंग लोग तकरीबन यहाँ प्लाजा में कुछ 10,000 से ज़्यादा इसकी मतलब उसकी आबादी प्लाजा के अंदर मुलाजमीन हैं, दुकानदार हैं, और इतना एरिया बंद होने का भी अगर मकसद है तो वो नुकसान करोड़ों के। अब हमें इस अंधेरे से उस रोशनी तक का सफ़र तय करना है। हादसात पर रोने से कुछ नहीं होता, हादसात से हमें सीखने की ज़रूरत है। चाहे हफीज़ सेंटर हो या और कोई सेंटर हो, वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स लेना और उनको इंश्योर बनाना हुकूमत और इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं कि हम इस हादसे से बहुत कुछ सीखेंगे और हुकूमत और इंतज़ामिया अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए बाकी जो तमाम इस तरीके के प्लाजे मौजूद हैं, मार्केट्स मौजूद हैं, वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स को इंश्योर करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि वो हफीज़ सेंटर जहाँ हर वक्त ख़रीदारों का रश रहता था, वहाँ की रौनकें फिर से बहाल होंगी और हुकूमत इन ताजिरों के दुखों का मदावा करे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुदरती आफतों में घिरे हुए इस वक्त कारोबारी तबके के लिए ये जो एक आफत थी, ये यकीनी तौर पर हफीज़ सेंटर के ताजरों के लिए बहुत बड़ी है। लेकिन आपको पता है हमज़ा कि एक और वाक़या हुआ है सादिकाबाद में अस्पताल में आज ही, जहाँ बच्चा वार्ड में इसी तरह शॉर्ट सर्किट से आग जल उठी और वहाँ पे 2 मासूम बच्चे जो हैं वो झुलस के मर गए। मुझे बताइए, आपने वहाँ विज़िट किया है, हमारा तो बहुत दिल ख़राब हो रहा था देख के। तो दो चीज़ें जो मैं शेयर करना चाहूँगा, जो हम मतलब शायद हम कैमरे पे नहीं दिखा सकते थे वो चीज़ें। 2 चीज़ें, एक दुकानदार थे, मैंने उनसे पूछा कि आपका कितना नुकसान हुआ है, तो वो कहते कि मेरा 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मैं खामोश हो गया। उन्होंने शायद ये फील किया कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, शायद मीडिया ये चाहता है कि बताया कि जी करोड़ों का नुकसान हो गया। उन्हें लगा कि उनका नुकसान आपको कम मुझे कम लग रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा भाई मेरे पास 8 लाख रुपए ही थे।
इंतहाई दुखी बात मेरे लिए, टीम वहाँ पर जो मौजूद थी हमारे लिए ये थी। दूसरा, वो शख्स जो कहता है कि मेरी दुकान के अंदर करोड़ों रुपए का सामान मौजूद था उस वक्त, और कल वो सारा मैंने 15,000 रुपए का बेचा है, जो स्क्रैप इकट्ठा किया और कल घर राशन लेकर गया। बिल्कुल सही। ये सूरत हाल मैंने वहाँ पर देखी है। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है, और इसके हवाले से हम बात करेंगे तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा से। मुसर्रत चीमा साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। बताइएगा कि पंजाब हुकूमत ने हफीज़ सेंटर मुतासरीन की इमदाद के लिए जो 2 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, ये कब तक उन लोगों को मिल पाएगा कि वो रोज़गार शुरू कर सकें, अपने ख़ानदानों की किफ़ालत कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हफीज़ सेंटर में जो लगने वाली आग थी उसके ऊपर हमारे सीएम साहब ने कोई 14 रुकनी कमेटी बनाई थी जिसको हेड कर रहे हैं कमिश्नर साहब। इसमें जो 2 अरब का प्लान 2 अरब का जो पैकेज प्लान किया गया है, उसमें बेसिकली अभी उस पर इनिशियल उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, और फिर उसके ऊपर वो सारा जब उसके ऊपर सारी वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर वो सीएम साहब तक पहुंचा दिया जाएगा और फिर उसकी एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसकी मैं मेन चीज़ें बता देती हूँ, लेकिन ये हतमी नहीं होगा, ये भी कबल अज़ वक्त होगा, और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे ये सारा इस पर कंप्लीट हो जाएगा वर्किंग, तो फिर उसके बाद इसकी एग्जीक्यूशन होगी। उसमें ये है कि ये जो जिन हमारे ताजर भाइयों की दुकानें बिल्कुल जल के खाकस्तर हो गई हैं, उनको एक पैकेज दिया जाएगा, और उसमें जो हमारा एक पंजाब हुकूमत का लोन फाइनेंसिंग वाला एक हमारा जो प्रोग्राम है, उसके तहत पंजाब बैंक से बहुत कम मार्कअप, यानी कि तकरीबन कोई 5% मार्कअप के ऊपर लोनिंग होगी, और उसका जो 8% है वो पंजाब हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर सारी वर्किंग हो रही है, तो ये कंप्लीट होगी तो फिर इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। जी ठीक है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, ये बता दीजिएगा कि हफीज़ सेंटर रिलीफ पैकेज पर क्या मुतासरा ताजिरों को भी एतमाद में लिया गया है? क्योंकि वो कल कुछ शिकवा करते नजर आए जब हमने उनसे बात की, तो क्या जो मुजव्वज़ा पैकेज है वो वहाँ की जो यूनियन है उससे मुतमईन है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने अर्ज़ किया कि ये जो 14 रुकनी कमेटी है कमिश्नर साहब की सरबराही में, ये इसके ऊपर सारी वर्किंग कर रही है, और फिर जब इसकी एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा तो फिर ऑफ कोर्स उनको एतमाद में लिया जाएगा। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे जो ताजर भाई हैं जिनका भी नुकसान हुआ है उसका मैक्सिमम अजाला हुकूमत पंजाब करे, और हम ये इसकी नीयत और इरादा रखते हैं, और उसमें ऑफ कोर्स के उनको जो इस चीज़ के बेनिफिशरी होंगे उनको तो लिया जाना ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त कुछ भी कहना आज के दिन पे ये कबल अज़ वक्त है। ठीक है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, बहुत शुक्रिया। में इश्तिहार भी दिया गया था जिसमें इस तरह की जो दुकानें हैं उनकी निशानदेही की गई कि जो लोग खरीदना चाहें वो इसे आसान एक साथ पे खरीद सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इजाला जो है वो दुरुस्त किया जाए, और हो सके जो ताजिर हैं वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खुशामदीद, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और अब एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जो है तो दिलचस्प। मेरे जैसे बंदों के लिए तो बहुत खुशी की खबर भी है, अच्छी खबर भी है, मगर कुछ लोगों के लिए एहतियात की भी इसमें बात है। और बात यह है कि वफाकी दारुल हुकूमत में मंगल और बुध की दरमियानी रात दामनिको के करीब एक तेंदुआ देखा गया जो कि मारगला के जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया था। शहरियों ने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने कभी वहाँ पर ऐसा कुछ देखा है? मैंने बहुत कुछ देखा है। वहाँ पर इतने बंदर होते हैं, इतने, हाँ, बंदर नहीं, मैं इस तरह के तेंदुए की बात कर रहा हूँ। क्या सुना था कि पीर साहबा के इलाके में तेंदुआ पाया जाता है, लेकिन ये इस तरह से आंखों से कभी किसी ने नहीं देखा था, और मैं खुश इस बात पे हूँ कि उसका नजर आना इस बात का सबूत है कि तेंदुआ मौजूद है। जंगली हयात बहुत ज़रूरी है हमजा। और कल ही मैं अपने बेटे से इस पर बात कर रही थी कि रात को नहीं निकलना, क्योंकि अल्लाह ताला ने दिन और रात बनाया, दिन हमारे लिए बनाया, रात कुछ और क्रिएचर्स के लिए बनाया। अगर वो निकलती हैं तो ये उनके निकलने का टाइम है, उस पर हमें परेशान नहीं होना। ये जो तेंदुआ साहब है ना, ये रात गए खाली सड़क पर बगैर किसी परेशानी के आवारागर्दी करते हैं। वो कभी जंगल में घुस जाते हैं और फिर वापस सड़क पर आते हुए भी हमें नजर आते हैं। वाइल्ड लाइफ हुकाम ने शहरियों को खबरदार किया है, जैसे आपने अपने बेटे को वो कहा कि रात को इस इलाके से गुजरते हुए एहतियात करें।
दिन में भी एहतियात करें, इसलिए कि हमें रिस्पेक्ट भी तो करना चाहिए ना हमजा, कि अगर एक वाइल्ड लाइफ है और वी आर ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सारी ऐसी स्पीशीज से नवाजा है जो बड़ी खूबसूरत हैं, बड़ी कमाल है और बड़ी इंडिजिनस होने के साथ साथ नायाब भी हैं। इसी में बात कर लेते हैं। हमारे साथ ना लाइफ फंड की ओहदेदार डॉक्टर उज़मा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर उज़मा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहबा, बताइएगा कि ये क्या लॉकडाउन हम कह सकते हैं कि वजह बनी कि वहाँ पर लोगों का आना जाना कम हुआ, तेंदुआ बाहर आ जाता है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि जो एक लेपर्ड है जो या कोई भी जो इस तरह के लार्ज कार्निवोर्स टेरिटोरियल होते हैं वो अपने इलाके को छोड़ के कहीं जाते नहीं हैं, बल्कि उसकी हदबंदी करते हैं डिफरेंट तरीकों से, स्क्रैच करके, डेफिकेट करके। तो लॉकडाउन नहीं कह सकते, लेकिन आई थिंक रिसेंट ईयर्स में देखा है कि मरगला हिल्स नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन काफ़ी इम्प्रूव हुई है, वाइल्ड लाइफ एनिमल एक्टिव है। तो आई थिंक प्रोटेक्शन की बजाय, जिससे अगर प्रे मौजूद है, जानवरों के खाने के लिए खुराक है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा नज़र आने लग जाता है। तो लॉकडाउन को मैं उसको लिंक नहीं करूँगी, लेकिन आई थिंक बेहतर प्रोटेक्शन जो है सर्टेनली हेल्प द लेपर्ड। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे मैं जिक्र कर रही थी कि मार्गिला की पहाड़ियों पर ये जिक्र सुना हुआ था हमने कि तेंदुए पाए जाते हैं, एक तेंदुए के बारे में कंफर्म करते थे लोग, लेकिन आज आंखों से भी देख लिया। और कौन सी ऐसी स्पीशीज़ हैं और कौन सी ऐसी जंगली हयात हैं जो कि वहाँ पे पाई जाती हैं, जिनको बचाने की ज़रूरत है, जिनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है? वहाँ पे बार्किंग डियर है जी, वहाँ पे एक सिविट होती है, वो भी एक छोटा सा कार्निवोर एनिमल है, वो उसकी दो इकसाम वहाँ पाई जाती हैं। लोमड़ी हमने वहाँ देखी है। वहाँ पे एक लेपर्ड कैट होती है, जो कि अक्सर लोग जी हमने लेपर्ड का बच्चा देख लिया, लेकिन असल में लेपर्ड कैट होती है, वो इस इलाके। तो जो अगर आप कॉमन लेपर्ड की बात करें तो उसकी जो पूरी फूड चेन है वो वहाँ पे मरगिला हिल्स में मौजूद है। और मरगिला हिल्स जो है वो आप एक तरह से उसका स्टार्ट रेंज है, क्योंकि अब जैसे हम आगे आगे जाते जाते हैं मरी और फिर एपी के अयूबिया, वहाँ पे जाके आपको ज़्यादा लोगों के इनकाउंटर होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। उसका मतलब ये है कि हम लोगों का जो मूवमेंट है नेशनल पार्क में वो भी ज़्यादा होती जा रही है, और कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसके प्रोटेक्टेड एरिया में, आप कह लें एक तरह से उसके जंगलात में जहाँ वो पाया जाता है, वहाँ पे ग्रो कर रही हैं। तो इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है लेपर्ड के हैबिटेट, लेकिन क्या वाकई लेपर्ड भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ये एक सवाल है जो कि मैं कहूँगी कि नहीं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर उस्मा, ये बताइएगा कि हाइकर्स जो हैं उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगी कि वो किस वक्त से किस वक्त तक वहाँ पर जा सकते हैं और उनको सेफ्टी मेजर्स किस तरह के लेने चाहिए, उनके लिए अभी तक क्या गाइडलाइन सामने आई हैं? गाइडलाइंस हम लोग काफ़ी BFP देता रहता है उन इलाकों में जहाँ पे होते हैं। तो गाइडलाइंस यही हैं कि एक तो डॉन एंड डस्क वो टाइम है जो उसमें कहा जाता है कि लेपर्ड बहुत एक्टिव होते हैं, विच मीन्स कि अर्ली इन द मॉर्निंग और शाम के करीब का जो टाइम होता है उसमें लेपर्ड एक्टिव होता है। मेरा ख्याल है उस टाइम को अवॉइड करना चाहिए और उसमें ज़्यादा प्रिकॉशन लेने चाहिए कि आप उसमें अपने साथ एक लाइट रखें, आप अपने साथ कोई स्टिक रखें, इस तरह की चीज़ें करें, किसी ग्रुप में जाएं। लेकिन यह है कि अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि जैसे इस फुटेज में भी और जनरली कि अगर कोई उनको लेपर्ड नजर आता है और अगर खासतौर पर कोई बच्चे के साथ मादा नजर आती है तो वो उसके पीछे जाना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि लेपर्ड बचाव कर रहा होता है। फीमेल लेपर्ड विल प्रोटेक्ट हर काफ, वो एक नेचुरल बिहेवियर है, उसमें हमने देखा है कि वो अटैक भी कर सकती है और ऐसे वाक़यात हुए। तो एक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आप इसलिए कि ग्रुप में ज़रूर जाना चाहिए और एनिमल के हैबिटेट के अंदर नहीं घुसना चाहिए, जैसे वो ये यूनिका कप के साथ है कुछ, तो अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल से बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रही और आपने हमें आगाह किया। बहुत सारी ट्रेल्स हैं वहाँ पर, सो जो सब लोग वहाँ पे हाइकिंग के शौकीन हैं उन्हें तमाम हिदायत को नज़र में रखना चाहिए। वैसे आप अगर देखते तो आपका क्या रिएक्शन होता? आप
फ़र्ज़ किया आप तेंदुआ देख रहे हैं, ये जब सामने आता है ना फरा, उस वक्त ही पता लगता है कि आप कहते हैं अभी मैं ये कहता कि मुझे तो कोई फ़र्क ना पड़ता, मैं साइड से गुजर जाता, लेकिन सामने आता तो पता लगता। वही वाला लतीफ़ा याद आ गया ना कि शेर को देखेंगे तो आप क्या करेंगे, मैंने क्या करना है, जो करना है वो शेर नहीं करना है। लेकिन ये कि बिल्कुल सही कहा उज़मा साहिबा ने कि ये जो तरीका था जिस तरह से वीडियो बनाई गई ये ठीक नहीं थी, वो अटैक भी कर सकता है। सो अपना ख्याल रखें और जंगली हयात को भी रहने का हक है, अल्लाह ताला ने बनाया, उनका ख्याल भी रखें। एक ब्रेक की तरफ चलता है, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। सुबह खैर कहेंगे आपको और एक बहुत अच्छी स्टोरी आपके साथ, एक सक्सेस स्टोरी जो है वो भी शेयर करेंगे। पाकिस्तान की पहली खातून इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन सर्टिफाइड एम्पायर बिनिश हयात, जी हाँ, पाकिस्तान की पहली खातून जो कि सर्टिफाइड एम्पायर हैं हॉकी वर्ल्ड कप से, और वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स में भी विसल बजाने की ख्वाहिशमंद है। हाँ जी, बिनिश लाहौर में जारी नेशनल जो हॉकी चैंपियनशिप है उसके मैचेस सुपरवाइज कर रही हैं और समझती हैं कि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में मर्दों की तरह खातीन हॉकी भी बेहतरी की जानिब गामज़न है। मर्दों की वैसे हॉकी जो है ना इस वक्त वो तो बेहतरी की तरफ नहीं जा रही है, जो हालात हो चुके हैं हमारी हॉकी के, लेकिन खातीन की जो है वो बेहतर हो रही है। और उनका ये भी कहना है कि हॉकी में अब सिंफी तफरीक नहीं होनी चाहिए। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, हॉकी जो है वो गेम ऑफ स्टेमिना है। आपको पता है, मतलब पहले 70 मिनट का होता था, 35-35 मिनट के 2 हाफ होते थे, अब क्वार्टर्स हो गए हैं, लेकिन फिर भी 15 मिनट के क्वार्टर में एम्पायर को एक जो जिसे कहना चाहिए ना हाफ से लेकर दूसरे हाफ तक भागना पड़ता है, मुसलसल उसने देखना होता है और हर एक चीज़ को मॉनिटर करना होता है। सो एक सुपर फिट आदमी जो है वो एम्पायर होता है हॉकी का। आपको एम्पायर सबसे अच्छा किस वक्त लगता है? मैं बताता हूँ मुझे कब लगता है। मुझे तब लगता है नहीं, मुझे तब लगता था कि जब सुहेल अब्बास टीम में होते थे और वो कहता था पेनल्टी कॉर्नर, मुझे सबसे अच्छा एम्पायर उस वक्त लगता था। या कासिम ज़िया के ऊपर भी इसी तरह से था, उनको भी दिया जाता था पेनल्टी कॉर्नर, हमें पता होता था कि पेनल्टी कॉर्नर का मतलब गोल है। ख़वातीन एम्पायर्स जो हैं ये एक दूसरे के मैचेस ये सुपरवाइज कर सकती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा के बकौल FIH ने हाल ही में फैसला किया है कि अब खेल में सिंफी इम्तियाज़ नहीं होगा, लिहाजा विमेन विंग मजीद मैच ऑफिशल्स तैयार करने की तरफ तवज्जो देगा। और ये मुझे ज़्यादा अच्छी बात लगी कि खातून एम्पायर हो और मर्द जो है वो खेल रहे हों और उसके ऊपर वो फैसला दे सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। बिनिश हयात हमारे साथ ही मौजूद हैं तो उनसे बात। बिनिश अस्सलामु अलैकुम, खैरियत से हैं आप? बिनिश ये बताइएगा, पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन सर्टिफाइड खातून अंपायर होना कैसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे बड़ा खुशी है कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया एज एन एम्पायर। उससे पहले मैं इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर भी रह चुकी हूँ, और क्योंकि पाकिस्तान में क्योंकि एक्सपोजर इस चीज़ों का बहुत कम था, और जब ये अपॉर्चुनिटी मिली है 2013 में और मैंने इस चीज़ को अवेल किया है, और अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी ज़रूरी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, और जब इस चीज़ में फील्ड के अंदर आए हैं मुझे लगा था कि ये एक खला है, इसमें भी पाकिस्तान की वुमेन टीम को भी आना चाहिए। और मुख्तलिफ इवेंट्स में बिनिश आप मर्दों के जो मैचेस होते हैं वो भी सुपरवाइज कर रही होती हैं, तो वहाँ पर कैसा लगता है? कभी कोई मुश्किल पेश आई हो? मर्द तो उस वक्त ना वो अक्सर एम्पायर से झगड़ पड़ते हैं, कोई आपके साथ भी तल्ख कलामी, कोई तू मैमे पे उतरा हो, कोई इस तरह का वाक़या? अभी तो वेवेन के इंटरनेशनल मैचेस जो से हैं वो सुपरवाइज हुए हैं, क्योंकि रिसेंटली FIH ने एज जैसे फीफा वालों ने वुमेन मैचेस और मैन दोनों करवा रहे थे, FIH ने भी इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करवा दिया कि मेल और फीमेल दोनों ये मैचेस करवा सकते हैं। रिसेंटली जो पाकिस्तान में जो ये प्रैक्टिस चल रही थी उसके पेश नज़र, क्योंकि प्रैक्टिस मेरी ऑलरेडी बॉयज़ के साथ थी, और क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस भी है, मोर देन 50 मैचेस हैं इंटरनेशनली, और पाकिस्तान में क्योंकि अभी हॉकी का जो साथ था एक एक्सपोजर की चीज़ को बेहतर करना है, क्योंकि ये फील्ड भी ऐसी है जिसको हमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है, और आपको पता है कि अगर अंपायर ना होगा तो मैच नहीं कंडक्ट किया जा सकता। रवैया जो सा है लोकली आपको देखा जाए, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे इंटरनेशनल प्लेयर मौजूद हो और उनको पता है कि अगर अवेयरनेस सारी आपको नॉलेज ऑफ रूल और रेगुलेशन आपको है तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। बिनिश ये बताइएगा कि मुस्तकबिल के लिए आपके अज़ाइम क्या हैं? अगले बरसों में आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा जो फ्यूचर प्लान है पाकिस्तान को इंशाल्लाह वर्ल्ड ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन जो है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करवाना है,
और उस पर इंशाल्लाह अल्लाह ताला की बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह नाम है का मेहनत पे सारा मुनसर है। और जो पाकिस्तान हॉकी है, देखें जी, खाली फेडरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी तब तक हम इस चीज़ को बेटर नहीं कर सकते, क्योंकि ये अकेला फेडरेशन कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे जैसे हॉकी आगे बढ़ती जा रही है इंटरनेशनल लेवल पे भी उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो की और बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। वो जो एक अकेला एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, स्पेशली फेडरेशन। इसमें तमाम जितने भी हैं कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनी हैं, गवर्नमेंट और इसकी रिक्वायरमेंट है जी। इसके अलावा की बड़ी बातचीत है ये। कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड लक टू यू। और बहुत सारी ख़वातीन के लिए हौसले का और उम्मीद का पैगाम है। जहाँ भी खातून होती है ना किसी भी एनवायरनमेंट में, तो वहाँ पर एक एनवायरनमेंट है उसमें बेहतरी भी आती है, क्योंकि एक मोहतात रवैया, तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए किसी भी प्लेयर को भी और लोगों को भी, इंसानों को भी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो कि हमारे दिल के बहुत करीब है, उस हवाले से बातचीत करेंगे। आपके इल्म में है कि पिछले दिनों फ्रांस की तरफ से गुस्ताखाना खाकों की एक इमारत पर जो है तशहीर की बात हुई, और ये बात किसी और की तरफ से नहीं बल्कि फ्रांसीसी सदर मैक्रों की तरफ से की गई, जिसके ऊपर एहतजाज का सिलसिला पूरी मुस्लिम दुनिया की तरफ से आया, जहाँ मसनूआत के बाइकआउट की बात की गई। इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है, वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, हम आपको दिखाएंगे। इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम उनसे बाइकआउट करें। हमें फ्रांस के जितने भी प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में इंपोर्ट होते हैं हमें उनसे भी बाइकआउट करना चाहिए, ताकि उनको एक मैसेज जाए। ख़त्म नबूवत और नबी पाक के जो गुस्ताखाना खाका बनाए हैं उनकी दिल से मजम्मत करते हैं। एज ए मुस्लिम हम लोगों को इसके खिलाफ सख्त एक्ट लेना चाहिए। एज ए पाकिस्तानी हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम अपने दीन की हिफाजत करें। इन चीज़ों का बाइकआउट करना बनता है और करें। बहैसियत मुसलमान हमें जो है बिल्कुल इनका बाइकआउट करना चाहिए, इनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना चाहिए। हमारी जान, हमारा तन मन धन, हर चीज़ अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान है। बीइंग मुस्लिम हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी प्रोडक्ट्स का बाकायदा बाइकआउट करें। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने ये बहुत गलत स्टेप किया, तो इसके खिलाफ इकट्ठा होना चाहिए, हमें एक्शन लेना चाहिए सख्त से सख्त। हमें चाहिए कि हम फ्रांस की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें, क्योंकि उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की है, जो कि हमारे लिए एज अ मुस्लिम नाकाबिले बर्दाश्त है। रद्द-ए-अमल जो है वो तो आपने जान लिया। साथ ही हुकूमत ने ये फैसला किया है कि मुल्क भर में हफ्ता इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मनाया जाएगा। ऐसा इक़दाम है, इसी पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम नूरुल हक कादरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में हफ्ता इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का फ़ैसला किया है, खुशाइंद है, इंतहाई एहसन इक़दाम है। इस बारे में तफसील से आगाह कीजिएगा कि क्या मकसद है इस हफ्ते को मनाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका और आपके को होस्ट का। ये जो अभी हालिया नापाक जसारत हुई है, और इस जसारत में और पहली जो इस तरह की गलीज़ कोशिशें हुई हैं उसमें फ़र्क ये है कि इस दफ़ा जो गुस्ताखाना मवाद है, गुस्ताखाना खाक है, उसका दिफा फ्रांसीसी सदर कर रहे हैं, और वो भी इस तरीके से कर रहे हैं कि दुनिया भर के मुसलमानों को तनकीद का निशाना बनाकर इस गुस्ताखाना इक़दाम का दिफा कर रहे हैं। तो इस पे जो गम व गुस्सा है, जो रद्द-ए-अमल है, बिल्कुल फितरी है, और इंटरनेशनली तमाम उम्मत मुस्लिमा ने उसको कंडेम किया है, अपने एहसासात और जज्बात का इजहार किया है। पाकिस्तानी हुकूमत और कौम ने भी दोनों हाउसेस, नेशनल असम्बली, सेनेट ने, कैबिनेट ने, सब ने इस पे अपनी नाराज़गी, अपना गम व गुस्सा उसका इजहार कर दिया है, जो कि पाकिस्तानी अवाम की एहसासात की तर्जुमानी है। और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत गैर मामूली इक़दामात का भी तहिया कर रखा है, जो पिछले कैबिनेट में उस पर बात हुई है। एक तो ये है कि उम्मत मुस्लिमा इस हवाले से जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना मवाद आते हैं, इस तरह की नापाक कोशिशें की जाती है, तो पूरी दुनिया का तजस्सुस हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में हो जाता है।
गैर मुस्लिम भी जो है वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में जानने और मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो जो अकादमिया है, उलमा है, स्कॉलर्स है मुस्लिम दुनिया में या वेस्टर्न दुनिया में, उनकी ये मेरे ख़्याल में इस हवाले से कोशिश होनी चाहिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के हवाले से सही तस्वीर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीमाना और रहमतुल लिल आलमीन शान जो है वो दुनिया को बताए। और दूसरा तरीका जो कैबिनेट ने इस पे फैसला किया है, जी डॉक्टर साहब, दूसरा जो फैसला किया है वो ये किया है कि कानूनी जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाह रही थी, आप जैसे हमें बता रहे हैं मुख्तलिफ इक़दामात के बारे में, उसके साथ ये भी बता दीजिएगा एक सीरत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम भी किया जा रहा है और आपका तो जो PhD है वो है ही सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। उस हवाले से बताइएगा इस तरह के हालात में क्या गाइडेंस मिलती है, हमें क्या करना है। और मुझे इल्म में हुआ है माहौलियाती आलूदगी के हवाले से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आप बहुत सारी बातें जो हैं वो वहाँ बयान करने का इरादा रखते हैं। ये जो माहौलियाती आलूदगी की बात होती है, इस अहम इशू के साथ साथ इस हवाले से भी बताइएगा ये जो हफ्ता इश्क़ के रसूल के हवाले से ये जो इनेकाद किया जा रहा है तकरीब का। ये इसमें कानूनी चाराजोई का भी हम सोच रहे हैं कि इंटरनेशनल एक लॉयर फोरम के साथ बात की जाए और इस हवाले से हम चार्ली एब्डो और जिस तरह के मैगज़ीन्स, रसाइल और जिस तरह के इक़दामात है उसको इंटरनेशनल फोरम पे किस तरह चैलेंज किया जा सकता है। सफारती और सियासी ज़राए को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, मीडिया को इस्तेमाल किया जाए और एक ऑप्शन जो है माशी और इक़्तिसादी पाबंदियों का या बाइकाट का, ये भी एक मौसर ऑप्शन हो सकता है। जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट में ऐलान किया था कि आइंदा जुमे से अगले जुमे तक यानी 12 रबीउल अव्वल से 19 रबीउल अव्वल तक हफ्ते इश्क़ रसूल मनाया जाएगा। उसमें हमारी कौमी रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस होगी जुमे के दिन यानी कल, और उसके 2 नशिस्त होंगे। एक नशिस्त की सदारत सदर मुमलिकत करेंगे और दूसरी नशिस्त की सदारत प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाएंगे। और बहुत पहले से इसका मौजू हमने रखा था माहौलियाती आलूदगी और हमारी ज़िम्मेदारी सीरत तैयबा की रोशनी में, क्योंकि हम मिंबर और महराब के ज़रिए, उलमाए किराम के ज़रिए और एक दीनी ज़िम्मेदारी के ज़रिए से ये पैगाम देना चाहता है कि पाकीज़गी, तहारत, सफाई सुथराई और इस तरह दरख्त का लगाना और एक आलूदगी से पाक माहौल मुहैया करना, ये सिर्फ़ इस वक्त की ज़रूरत नहीं, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सीरत और उसवा का भी एक हिस्सा है। इस पर मकालात लिखे गए हैं, किताबें लिखी गई हैं, जिन्होंने मकालात लिखे हैं, किताबें लिखी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन वालों को इनामात दिए जाएंगे। और इस तरह हम ये पूरा हफ्ता सरकारी तौर पर कोशिश इंशाअल्लाह यही होगी सूबाई हुकूमतों की और वफाकी हुकूमत की कि उन खाकों के जवाब में हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीनी शान को मुस्बत तरीके से उजागर कर सके और उनका पैगाम रहमत लोगों तक पहुँचा सके। जी ठीक है। नूरुल्लाह कादरी साहब, आलमी फोरम्स पर ख़ुसूसी तौर पर OIC के इजलास की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं, उनका मौक़िफ़ किस तरीके से अक़वाम आलम के सामने पेश किया जाएगा? पाकिस्तान क्या स्ट्रेटजी बना रहा है उसको लेकर? इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल खतूत लिख लिए हैं जितने भी इस्लामी दुनिया के सरबराहान मुमलिकत और सरबराहान हुकूमत है, सबको ख़त लिखे गए हैं और जिनके साथ पाकिस्तान के क्लोज़ ताल्लुकात है, करीबी ताल्लुकात है, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, मलेशिया, ईरान, गल्फ़ के और ममालिक, उनके साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, इनके साथ उनके सरबराहान हुकूमत और सरबराहान मुमलिकत के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टेलीफोन पे भी बात करेंगे। और साथ साथ मुमकिन है कि इस्लामी मालिक के पाकिस्तान में जो सफ़रा है उसके साथ भी इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब एक नशिस्त करेंगे और जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, ये पाकिस्तानी अवाम का गम व गुस्सा है, वो उनको बताएंगे।
और आइंदा जो OIC का नाइजर में होने वाला वज़राए ख़ारिजा का इजलास है, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिदायत दी है कि वहाँ पर एजेंडा पे ये इशू पाकिस्तान की तरफ से रखा जाए और OIC लेवल पर एक मुश्तरका लाए हमल इस पर रखा जाए और उसके लिए एक तजावीज़ लाई जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि पाकिस्तान की जो अवाम है वहाँ पे फ्रांसीसी मसनूआत के एहतजाज का सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड जो है मुसलसल चल रहा है, लोगों का एक ख्वाहिश भी है। तुर्की के सदर ने सरकारी तौर पे इसका ऐलान भी किया, तो क्या पाकिस्तान भी सरकारी तौर पर ऐसा कोई एहतजाज जो कि सिफारती सतह पर हो या फिर मसनूआत के बाइकआउट की सूरत में हो करने का इरादा रखता है? जैसे बहुत सारे मजहबी जो उलमा हैं और तबके हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि फ्रांस से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया जाए, फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकाल दिया जाए। इस तरह के मामला तो तजावीज़ जो हैं वो भी ज़ेर गौर हैं या होनी चाहिए? जी, जो फ्रांस में पेरिस में हमारा सफ़ीर है उसको बुलाया गया है और उस चूँकि वो फ्रांस की का जो माहौल है या वहाँ के हवाले से क्या फ़ैसले होने चाहिए वो बेहतर तौर पर बता सकेगा और वो पाकिस्तानी हुकूमत को गाइड करेगा। इसमें अगर इक़्तिसादी बाइकाट का या उनके मसनूआत की बाइकाट की बात आई और ये अगर जैसा कि लगता है कि पाकिस्तान की आवाम के जज्बात यही हैं, उनकी तर्जुमानी यही है, तो यकीनन हुकूमत इस तरफ भी जाएगी। जी ठीक है, नूरुल्लाह कादी साहब ये बता दीजिएगा कि जब हम देखते हैं कि तौहीन रिसालत की जाती है, गुस्ताखाना खाकों का कोई मामला सामने आता है तो अवाम मुश्तिल होते हैं, जज्बात तो मजरूह होते हैं, लेकिन फिर जलसे जुलूस में हम ये देखते हैं कि अपनी ही अमलाक को नुकसान पहुँचाया जाता है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए हमारा रद्द अमल कैसा होना चाहिए? जी, हमारा जो हफ्ते इश्क़ रसूल के अनवान से प्राइम मिनिस्टर साहब का ऐलान, इसका मकसद ये है कि वो रद्द अमल या वो जज्बात या वो एहसासात जो मुसलमानों की फितरी है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जब इस तरह के गुस्ताखाना मवाद सामने आता है तो वो रद्द अमल करता है। उस रद्द अमल को एक मुस्बत रुख में, एक ईजाबी रुख में, एक तामीरी रुख में करना और ताकि जज्बात का भी इजहार हो और अपने एहसासात भी ज़ाहिर हो, उसको बजाय इसके कि हम तखरीब करें, कोई तोड़ फोड़ करे, कोई जलाओ गिराव हो जाए, इसके बजाय अगर हम उसको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्तगी, एफिलिएशन, ताल्लुक़ और मोहब्बत और इश्क़ की सूरत में ज़ाहिर करे, तो ये मेरे ख़्याल में एक बेहतरीन तरीक़ाकार होगा अपने एहतजाज को नोट कराने का। डॉक्टर नूरुल्लाह कादरी साहब, जैसे आपने फरमाया कि ये एक रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद किया जा रहा है, कभी सोचा गया कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे और ऐसे लोगों को बुलाया जाए जो जिनके सामने तस्वीर का ये रुख वाज़े नहीं है, ताकि वो लोग भी एजुकेट हो सकें, हम पूरी दुनिया तक ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के मुख्तलिफ ऐसे गोशे हैं, मुख्तलिफ ऐसे हवाले हैं जिनकी तरफ आपने अभी इशारा भी किया, वो पहुँचा सकें, उनको अवेयर कर सकें। अपने ये लोकल कंजप्शन के लिए हम सब लोग जो है मुसलमान तो वाकिफ़ ही हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन शख्सियत से, उनके औसाफ से और उनके मुख्तलिफ सीरत पाक की जो तालीमात हैं और हवाले हैं उनसे। जी, चूँकि इस दफ़ा तो जो पहले से अरेंज्ड प्रोग्राम था वो मामूली हालात के मुताबिक था और ये फ्रांस के जो इक़दामात और वाक़यात थे उसके बाद आ गए हैं। हमने उसी हिसाब से पूरे मुल्क भर के स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटीज़, उलमा इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन उस तरफ भी मेरे ख़्याल में मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को तजवीज़ दी है और आज भी मैं उनसे इस हवाले से मिलूँगा कि इस हवाले से हम जो बैनुल-अक़वामी इंसाफ पसंद तबक़ात है, मजहबी तबक़ात है, दीगर मज़ाहब के मसलन क्रिश्चियनिटी के है, हम कोई इस तरह मुस्तनद आलमी शख्सियात मसलन शेखुल अज़हर हो गए या इमाम काबा हो गए, उनका सहारा लेकर और उनकी इक़्तिदा और पेशवाई और रहनुमाई में पोप के साथ इस पर बात करें कि ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरफ हम जा रहे हैं, ये तो एक तसादुम की तरफ जा रहे हैं और इसका मज़हब को कम अज़ कम ज़िम्मेदार न ठहराइए और
मज़हब और दीन जो है इस हवाले से अपना रोल प्ले करे और इस तसादुम को अमन आलम के लिए जिससे ख़तरा है, इस तसादुम को रोकने के लिए वेस्टर्न दुनिया ख़ासकर क्रिश्चियनिटी और यहूदियत जो है इस हवाले से मौसर इक़दाम कर ले। जी ठीक है। नूरुल्लाह कादरी साहब, जो आज़ादी इजहार राय है उसका लिबादा हमेशा वेस्ट जो है ओढ़ लेता है जब भी इस तरह की कोई हरकत की जाती है उनकी जानिब से। तो हमें ये एजुकेट करने के लिए कि ये आज़ादी इजहार राय नहीं है, जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाती है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वेस्ट को हम कैसे समझाएंगे? इसमें जो एक रास्ता जिसको हमने तजवीज़ किया हुआ है वो ये है कि हम चले जाएं इस पे एक इंटरनेशनल कन्वेंशन पे, और वो कन्वेंशन इस्लामी ममालिक को IC के प्लेटफॉर्म से या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से उसको लाया जाए और मैक्सिमम जितने ममालिक है, ख़ासकर यूरोप के जितने ममालिक में इस तरह के वाक़यात है, वो उसको दस्तखत करे और अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन का एक हिस्सा बनाया जाए और उसमें ये वजाहत हो कि आज़ादी इजहार राय जो है इसके हुदूद व क़यूद क्या है। क्या दूसरे लोगों का 1.5 अरब लोगों को इंसल्ट करना और नबी मुहतशम की ताज़ीम और एहतराम की नफ़ी करना, क्या ये आज़ादी इजहार राय है? ये मालूम करना और ये मुतय्यन करना बहुत ज़रूरी है इस हवाले से। बिल्कुल ठीक है। पीर नूरुल्लाह कादरी साहब, शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हमांगी हम हमारे साथ थे और इस अहम इशू के हवाले से बातचीत कर रहे थे। बात यह कि इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो एक बदतरीन ख़तरा और चैलेंज की सूरत में मौजूद है और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और रवादारी ही वो रास्ता है जिसके साथ हम पूरी दुनिया में अमन और सुकून की ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। कन्वेंशन वाली बात है फरा, मुझे ये बहुत अच्छी लगी है कि ऐसी कन्वेंशन आए, UN चार्टर में ये चीज़ मौजूद हो कि ये आज़ादी इजहार राय। मुझे लगता है कि जब हम ऐसे लोगों को बुलाएंगे ना जो ये कहते हैं कि ये आज़ादी राय है, आप नहीं बात करते हम बात करते हैं, उनको बुलाकर बात की जाए और उन्हें मौका दिया जाए उस वेंट का और उसके साथ उन्हें उन गोशों से रोशनास कराया जाए जिससे वो आंखें बंद करते हैं और समझते हैं और मुख्तलिफ जो है कॉन्ट्रोवर्शियल बातें करना ही आज़ादी राय है, जो कि एक नामुनासिब बात है यकीनी तौर पर। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इजाज़त लेंगे आपसे, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। उस वक्त सुबह सवेरे